निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप विद्यमान हैं? इसमें चित्तौड़गढ़ दिया है आपका, कोटा दिया है, डूंगरपुर दिया है और एक आपका दिया है उदयपुर। तो विंध्यन क्रम की जो आपकी है कोटा वाले पार्ट है ना, ये ए वाले पार्ट में पड़ेगा। हाँ कोटा है ना, कोटा वाले में जैसे हमने कल देखा ना वो मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स का 35। किस भू आकृति प्रदेश में आपका नरसिंहपुर पहाड़ है और हिंगलाज मगरा है? ये आज करेंगे, आज अभी करवा देता हूँ आज, है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है अपने, करेंगे इसमें आपका, है ना। और तो कोई और क्वेश्चन कोई बाहर ऐसा लगा आपका? ये आपका ये लोनी बेसिन में आएगा। हाँ, ये मगरा वाला जो पार्ट है ना। मुखराज योगी, वेरी गुड मॉर्निंग। चले, कितनी देर में आएंगे बच्चे? तो अपन करते हैं शुरू, ठीक है। लास्ट क्लास में ध्यान देना, अपन लास्ट जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वो हमारा चल रहा था, ठीक है। और इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कुछ बेसिक जानकारी हमने लिखी थी। यहाँ पे वर्षा कितनी पाई जाती है, आर्द्रता है वो कितनी होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ में इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, और हमने कहा वनस्पति सघन है, ठीक है। आर्द्रता के बारे में देखा, वर्षा के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई इसको दो भागों में हमने क्या किया है, दो भागों में इसको हमने क्या किया, विभाजित किया है। दो भाग कौन कौन से आपके? एक तो हमने कहा विंध्यन कगार भूमि, एक तो कौन सी थी, विंध्यन कगार, और दूसरी आपकी क्या है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हम इसको लेके गए थे। विंध्यन कगार भूमि है, इसमें ध्यान रखना, हमने कहा करौली का जो क्षेत्र है आपका, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है आपका, और एक आपका धौलपुर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आपको जनरली देखने को मिलेगा। बूंदी का पार्ट है वो भी। दक्कन का पठार है, इसको वापस से हमने क्या है विभाजन किया था। और दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन के पठार को हमने कितने भागों में, तीन भागों में इसको बांटा था। कौन सा? एक तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं आपकी, एक अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी है, अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको वापस से हमने दो भागों में बांट दिया था। एक तो हमने बूंदी की पहाड़ी और एक हमने मुकुंदरा की जो पहाड़ी है उसमें विभाजन किया था। उसके बाद में दूसरा जो विभाजन हम देखा था, शाहबाज, शाहबाज की उच्च भूमि, शाहबाज की उच्च भूमि है वो देखा। उसके बाद में एक हमने झालावाड़ का जो पठार है आपका, झालावाड़ का जो पठार है उसको देखा था। और झालावाड़ पठार में ही हमने कहा जो डग गंगधर की, डग गंगधर की जो उच्च भूमि है वो आपको देखने को मिलेगी। इतनी हमारी हुई थी। और आज जो हमें जो करना है वो क्या है, इसी के बारे में लिखना है। एक डायग्राम है, ठीक है, उसको हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए विंध्यन कगार। सबसे पहले हेडिंग डालिए विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। जितेंद्र प्रजापत, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजल्ट आ गया आपका? है, कल वाला रिजल्ट आया? अच्छा, फोटो ले रहे हैं? अरे वैसे मैं बता दूंगा आंसर की, है आंसर की तो ऐप में आ जाएगी ना क्या? आ भी गई? तो रिजल्ट भी आ गया? अच्छा, आंसर की लगाई अभी। लो बैठो बैठो जल्दी से लेके। उसी में आप लिखना कगार क्या होता है। उसमें कगार में आप लिखना तीवर ढाल वाली भूमि जो है वो किसके रूप में जानी जाती है? कगार के रूप में जानी जाती है। कहने का मतलब वह चट्टानी भाग जिसका ढाल क्या होता है, तीवर होता है, या आप कहेंगे कि भाई तीवर ढाल वाला जो भू भाग होता है वो क्या है, कगार के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार की अगर बात करें कि विस्तार कहाँ से कहाँ है, इसके विस्तार की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे इसका विस्तार आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं आंशिक आंशिक रूप से बूंदी। मतलब बहुत छोटा हिस्सा है वो किसका शामिल होता है, इसमें बूंदी का शामिल होता है, ठीक है। उसी में आगे लिखेंगे इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की प्रधानता बातें नहीं अब पाई जाती है। इसके उदाहरण की अगर बात करें
अब बैठ जाइए, अब जाते वक्त आप फोटो ले लेना इसकी, रिजल्ट वगैरह की, जो भी आपका है। ठीक है। नहीं, यही है पहले पेज में। तो वैसे ही हमने कल का देखा कि कल हमने विभाजन था वो, ये तो कल लिखवा दिया था अपन ने, वो नहीं है। ठीक है, आज वाला ही लिखना है। सरजीत 50 में से 30 सही हुए हैं। 30 रेशियो नहीं, अपने को 50 में से कम 40-45 पे जाना है। ठीक है। उसी में एग्जाम्पल लिखना। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? धौलपुर में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? धौलपुर, धौलपुर में। उसके बाद में लिखिए आप गुलाबी बलुआ पत्थर, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आपके करौली में, करौली में। वहीं पर आप लिखें भूरा, जो बलुआ पत्थर है आपका, भूरे रंग का जो बलुआ पत्थर है वो आपका कहाँ मिलेगा? बूंदी में। कहाँ देखने को मिलते हैं? बूंदी में। अब आते नहीं, बस अभी ये पहला पेज है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। 50 में से हरीश, 50 में से 36। ठीक है, अच्छा प्रयास है सरजीत और हरीश। आगे और अच्छा करना है, कम से कम अपने को प्रैक्टिस के माध्यम से। ये जो आपका आंकड़ा है ये आपको कहाँ ले जाना है? क्वेश्चन करेंगे चर्चा, एक बार मैं एक साथ ही कर लूँगा लास्ट में। ठीक है। आज अपने को नदी तंत्र है वो शुरू करना है, कम से कम अपन चंबल नदी तक हम पूरा कर सकें आज। है बलुआ पत्थर क्या? हाँ, मैं पे है। चूना पत्थर होता है ना, जैसे वैसे ही बलुआ पत्थर होता है। जैसे आपने कोई लाल किला देखा हो, आपने कहीं घूमने गए हैं तो कोई हेरिटेज हाइट साइट देखी हो आपने, तो वो लाल रंग का पत्थर दिखाई देता है, तो वो इसी का बना होता है। ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई देखेंगे तो एक आध मंदिर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा, कहीं जाएंगे ना। हाँ, राम मंदिर देख सकते हो आप। लाल किला तो है ही खैर इसी का, लाल बलुआ पत्थर का। वो जोधपुरी पत्थर वो अलग होता है, वो जोधपुरी जो आप देखते हो मकानों के बाहर जो पत्थर वाला वो अलग है। हाँ, थोड़ा जल्दी से लिखें, फिर आज ये पार्ट पूरा करें आप। और इस राजस्थान जी के में 20 में 14 सही है। हाँ ठीक है, अच्छा है, फिर भी और अच्छा करना। टेस्ट दिया ही नहीं जितेंद्र। ठीक। अब ध्यान देना, इसकी औसत हाइट वैसे तो कोई पूछता नहीं है। ठीक है। औसत ऊंचाई वैसे तो पेपर में नहीं पूछते हैं, सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई है आपका 250 से 330 मीटर के मध्य आपको देखने को मिलती है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, जनरली नहीं पूछेंगे ऐसा कि भाई आप इसकी औसत ऊंचाई क्या है बताइए। पेपर कितने लोगों ने नहीं दिया था? आपने 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 भूख लगाई थी घर पे? अच्छा, कल तो आप एब्सेंट थे। हो गया इतना? लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा सा है ना, लिखने की स्पीड आप जल्दी रखोगे तो हम पूरे तथ्यों के साथ में सिलेबस समय पे कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि भाई स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं खाना भी पड़ेगा कुछ है। तो मैटर भी तो प्रकार होगा, तो फिर अब दोनों चीज़ें तो कैसे होंगे? देखते हैं एक बार, ये सप्ताह तो देखते हैं इस सप्ताह में कितना खींचता है अपना, उसके बाद में फिर हो गया सबका। हाँ, 300 से 400, हाँ। हाँ तो उसमें देखो मेरी बात सुनिए। हाँ तो उसके आसपास का जो भी होगा ना वही आपको करना पड़ेगा। 200 से नहीं, 200 तो बहुत, 200 सौ मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, इतना नीचे भी नहीं होगा। हाँ, चलिए आगे। उसी में आगे हेडिंग डालिए, दक्कन लावा का पठार, लावा पठार।
ठीक है। उसमें लिखो इसका निर्माण बेसोल्टिक लावे से, बेसोल्टिक लावे के जमाव से हुआ है। ठीक है। उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। और मैंने पहले बताया जहाँ बेसोल्ट चट्टाने होंगे वहां पर आंख बंद करके आपको क्या करना है, काली मिट्टी करनी है। ठीक है। औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर। उसी में लिखना इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती इत्यादि हैं, ठीक है। उसी में आगे लिखेंगे, ये कल समझ लिए थे इसलिए लिख रहे हैं इसको जल्दी से। ठीक है। इस पठारी भाग को तीन भागों में बांटा जाता है। उसमें भी उसमें लिखेंगे चंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र। बी नंबर में लिखें शाहबाज की उच्च भूमि। और तीसरा लिखें आप झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। अभी तो क्लास कितने बजे होती है? 8 बजे होती है, तो खाना वाना खा के आते होगे। खाना क्या, वो नाश्ता वगैरह? हम्म। क्या चीज़? कहते सर 8 बजे क्लास होती है, 7:30 बजे तो उठते हैं, फिर जाके मुंह हाथ धो के निकल लेते हैं। ऐसा भी है कोई इसमें प्राणी? है? हो जाता है। हो गया। झालावाड़ का पठार, ये पठार है, ये एड़े मत कर देना पठार। हाँ, अब ध्यान देना, ये अभी क्या है, वैकेंसियाँ कई आ रही हैं राजस्थान की। और ये ज्योग्राफी वाले जो नोट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपके इसी में काम आएंगे। ठीक है। ये सारे के सारे आपके जितने भी पेपर होंगे सभी में काम आएगा लगभग। तो थोड़ा सा ढंग से ध्यान से इसको, है ना। चले, हो गया। उसी में आगे हेडिंग डालो। ए नंबर डाला था अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ। इसको भी 2 भागों में विभाजन करना है आपको। उसमें लिखना बूंदी की पहाड़ी, और एक तरफ लिखना मुकुंदरा की पहाड़ी। ठीक है। बूंदी की पहाड़ी में लिखना अरावली के पश्चिम में, पूर्व में इसके समानांतर महान सीमा भ्रंश
के सहारे सहारे दक्षिण पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में फैली या फैला पहाड़ी क्षेत्र कर लेना, फैला पहाड़ी भाग है, ठीक है। उसी में लिखना लंबाई 96 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी संतूर 353 मीटर, 353 मीटर। उसी में आप इधर लिखेंगे मुकुंदरा की पहाड़ी, उसमें लिखना इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर कोटा तथा झालावाड़ में है। उसी में लिखें लंबाई, इसकी जो लंबाई हो 120 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी इसकी बात करें, चोटी वही चांदखेड़ी, जो कल चांदबाड़ी भी उसका ही लिखा मिलता है, वरना चांदखेड़ी जो कहाँ पर है, झालावाड़ में। ऊंचाई कितनी लिखी थी इसकी, 517 मीटर, जो हमने कहा इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रेम सिंह, एक मिनट पहले वाला टाइम सही था सर। काली सिंध और परवन, क्या काली सिंध और परवन दोनों ही नाम लिखा है? काली सिंध लिखा है और परवन। प्रेम सर, मैं पहली बार जुड़ा हूँ और कोर्स परचेज किया है, 4 दिन हो गए हैं, तो पहली वाली क्लास लूँ। पहले वाली क्लास आपको समय निकाल के लेनी ही पड़ेगी प्रेम, क्योंकि वो जब तक नहीं देखोगे तो आखिरी वाला है, थोड़ा सा क्या है दिक्कत होगी। तो पहले वाली क्लास लीजिए आप, थोड़ा सा उनको जल्दी से आप, स्पीड है उसको 2x करके आप देख सकते हो, उसमें ऑप्शन आता होगा स्पीड का, तो 4x तक भी आता है। तो क्या बात है, मतलब नहीं समझने वाले समझ लेते हैं, नहीं समझ आता हाँ जैसा भी है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा एक बार वो देख के फिर आप आइए इधर। तो संदीप सिंह, आपको समस्या क्या रहती है? आप ऐसे क्वेश्चन हैं, आप या तो क्लास लेते नहीं, आपके मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है। मैंने रेड क्लिफ रेखा बताई थी, उस समय मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि जब इंडिया वाली किताबें देखते हैं उसमें 33-10 लिखी, वो 33-23 लिखा मिलता है, और राजस्थान वाली, बोला था नहीं बोला था मैंने? आज ये सो के उठ रहे हैं कि सर आपने 33-10 लिखवाई है, जबकि वो तो 33-23 किलोमीटर है। मतलब मानसिक स्तर बिल्कुल ही कमजोर है क्या आपका? या तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, या फिर उस हिसाब में आप किताबें पढ़ लेते हो, देख लेते हो, फिर आके आर्ग्यूमेंट करते हो। अरे भाई, कुछ तुमसे 2-4 तथ्य, कुछ फैक्ट ज़्यादा पता होगा तभी तो यहाँ खड़े होंगे, हैं? नहीं तो आज तक जब इतने ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, एक बहुत सारी मेरी समस्या मेरे को दिखती है, ऐसी समस्या है, पता है किन बच्चों की ज़्यादा होती है? एक तो देखना, कभी भी आप नोटिस करना पूरी क्लास में, यहाँ की नहीं कर रहा मैं, कभी भी आप चले जाना क्लास में से, आर्गूमेंट कौन करता है जो काफ़ी मतलब बाकी बच्चों से काफ़ी आगे, मतलब एज में काफ़ी है, ठीक है। अब वो बच्चे कहते हैं कि सर आप ये करवा दीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे जब भाई तुम एक बात बताओ, इतना लंबा समय निकाल के आगे तुम, है तुम्हारी इसी मानसिक स्थिति के कारण तो आप बचे हुए, नहीं तो इतनी उम्र ले ली तो सिलेक्शन तो कभी का हो जाता आपका। और वही इंसान आके कहते नहीं सर आप ऐसा पढ़ो। अरे तुम्हारे वाले तरीके से पढ़ के तो तुम इतने लंबे समय तक बैठे हो, तो समझने की कोशिश नहीं करते, बस अपने आप में क्या है, महारथी बन जाते हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब इतना ही अच्छा तुम्हें नॉलेज था तो इतना लंबा समय क्यों लगा दिया आपने? लग जाती समय पे नौकरी। फिर वो इंसान कहते हैं कि सर ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, इसमें ये है, उसमें वो है। मतलब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, कोई काम की चीज़ें हैं तो ही बता रहे हैं। गौरव शर्मा सर, अमित अभी नंबर नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, अभी आंसर की डालिए, ठीक है। हो गया, चलें आगे। ये नहीं है, कोई और है। नहीं, गौरव शर्मा तो पूछ रहे हैं अमित के क्या नंबर आए हैं, बाकी वो क्वेश्चन किसी और का है, क्वेश्चन किसी और का है। हो गया सबका? ये तो कुछ नहीं है, आपके पास समय कम है,
समय कम है, मैं डायग्राम है, इतने सारे डायग्राम है, मैं एक भी डायग्राम नहीं बनाया पिछले पठारी भाग में इसमें, क्योंकि मेरे को पता है डायग्राम बनाऊंगा, उसको ड्रॉ करोगे, लिखोगे, बहुत सारा समय चला जाएगा। नहीं तो इसमें ये जो थ्योरी है मेरी क्लास में कभी चलती ही नहीं है। ठीक है, ये तो लिखवा रहा हूँ कि भाई कल को सिलेबस आपका पूरा हो जाए और तथ्य आपको मिल जाए पूरे। चलिए उसमें आगे, उसी में एक डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक ही बना रहा हूँ, आप साथ साथ बनाएंगे, थोड़ा समय बचेगा। हाँ, अब ध्यान देना, मैं एक ही बना रहा हूँ डायग्राम पूरा का पूरा। आपको पता है कि अरावली की स्थिति हम देखते हैं, अरावली की स्थिति अगर देखते हैं तो अरावली की स्थिति में आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, या फिर आपको कोण का भी ध्यान रखना है, कोण कौन सा हो जाएगा आपका, ईशान कोण की ओर जाएगी, कहाँ से, नृत्य कोण से ईशान कोण की ओर। ठीक है, साथ साथ बना लें, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, समय बचेगा। ठीक है, हमने कहा देखो अरावली है, अरावली के इधर की अगर बात करते हैं तो पश्चिम में एक हम कहते हैं कि महान सीमा भ्रंश से आपको देखने को मिलेगा। बीच में आप लिखना ये क्या है आपका, महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। ऊपर का भाग आपका क्या है, अरावली का है, अरावली का, और इसको आप लिख लेना महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना आपका जो इधर का जो पार्ट है आपका, जो सवाई माधोपुर और इधर का जो पार्ट है आपका, आप कहेंगे सर ये सवाई माधोपुर का और इधर का जो करौली धौलपुर का जो पार्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इधर आप कहेंगे सर ये क्या है आपका, पार्ट आ जाएगा विंध्यन कगार। ये क्या है, विंध्यन, विंध्यन कगार। ठीक है, विंध्यन कगार का मतलब है आपका, हमने कहा इसमें विंध्यन कगार की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें कितने आपके जिले शामिल थे। एक तो सवाई माधोपुर, क्या शामिल था आपका, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। एक आपका करौली का पार्ट था, मैं इधर लिख दे रहा हूँ करौली, और एक आपका क्या था, धौलपुर। और मैंने कहा था इधर का जो भाग है ये क्या है, विंध्यन श्रेणी का, इधर का जो भाग है ये क्या आपका, विंध्यन श्रेणी। आप, मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, एक बार समझ जाना आप थोड़ा सा, इधर वैसे ही आप एक विंध्यन श्रेणी बना लीजिए। विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी की अगर बात करते हैं तो ऐसी विंध्यन श्रेणी ऐसे यहाँ पर नहीं है। विंध्यन श्रेणी है ये आपके गुजरात से इधर से शुरू होगी, जहाँ से विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में भाड़नेर की पहाड़ियाँ या भांडेर की पहाड़ी है, उसके बाद में कैमूर की पहाड़ी आती है, उसके बाद में कहीं जाके फारसनाथ की पहाड़ियाँ। तो अलग अलग पहाड़ियों के रूप में ये क्या है, फैली हुई है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, और हमने कहा है जो विंध्यन श्रेणी और कहाँ पर, और अरावली के मध्य का जो मिलन बिंदु, या इसी विंध्यन श्रेणी का अंतिम भूभाग किसे माना गया है, इसी विंध्यन श्रेणी का जो ये भाग है इसी को क्या है, अंतिम, अंतिम भाग है माना जाता, माना जाता विंध्यन का, विंध्यन का, विंध्यन श्रेणी का किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना विंध्यन कगार है, इसी को माना जाता है। और इसमें भी सवाई माधोपुर का जो आपका रणथंभौर वाला क्षेत्र है उसे क्या कहे, सबसे निम्न बिंदु या सबसे अंतिम बिंदु है, अंतिम छोर है, इसका विंध्यन श्रेणी का माना जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना, हमने कहा नीचे क्या है आपका, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में इधर का जो भाग है, आपकी दिशा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पर आपको बूंदी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, बूंदी की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है आपका, बूंदी की पहाड़ी। बूंदी की पहाड़ी, और हमने कहा बूंदी की पहाड़ी में ही एक सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी पाई जाती है, आप कहेंगे इसकी में, बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी अर्धचंद्राकार जो आपकी जो पर्वतीय क्षेत्र माना गया है उसमें, वो कौन सी आपकी, संतूर। ये कौन सी आपकी, संतूर। और इधर ध्यान रखना ये पार्ट आपका क्या है, बिजोलिया। इधर का पार्ट आप कहेंगे ये क्या है, बिजोलिया का पार्ट है, सॉरी बेगू का पार्ट, बेंगू का। और हमने महान भ्रंश की जो बात की थी तो हमने कहा बेंगू से शुरू हुआ था। उसके बाद में बूंदी का जो संतूर वाला जो पार्ट है मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा, संतूर। उसके बाद में हमने कहा सवाई माधोपुर में थोड़ा भाग इसका देखने को मिलता है, और आगे कहाँ तक जाता है, सपोटा आपका करौली का भाग है, करौली का कौन सा शामिल हो गया था, सपोटा, और आगे धौलपुर तक ये पूरा का पूरा क्या है, महान सीमा भ्रंश वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें नाम भी लिखे थे और हमने क्रम भी लिखा था उसी में। अगर हम बात करें आपकी इधर आपकी जो इस दिशा में, आप कहेंगे सर इधर जो ये दिशा है, इस दिशा में, या फिर आप ऐसे कीजिए उसको,
ऐसे कर लीजिए, थोड़ा झालावाड़ की तरफ निकालनी है अपने को। तो आप कहेंगे सर ये हमें क्या प्राप्त होगी आपकी मुकुंदरा, क्योंकि इसकी दिशा हमने कैसी लिखी थी, उत्तर पश्चिम दिशा से किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, ऊपर का भाग है ये कोटा है, ऊपर का भाग कहाँ पे, ये कोटा, और इसका विस्तार हमने कहा कोटा से कहाँ जा रहा है आपका झालावाड़, तो इधर क्या है आपका झालावाड़ देखने को मिलेगा। और इसी में मुकुंदरा श्रेणी में ये क्या है आपकी मुकुंदरा, मुकुंदरा पहाड़ी। और इसी की सबसे ऊंची चोटी हमने कौन सी देखी झालावाड़ में, आप कह देंगे कौन सी है, चांदखेड़ी। यही झालावाड़ में इसकी सबसे ऊंची चोटी चोटी कौन सी आपकी, चांदखेड़ी। कौन सी है, चांदखेड़ी। अब इधर का जो पार्ट है, इस साइड का भाग है, ये क्या है, शाहबाज की उच्च भूमि। इधर आप कहेंगे सर ये इधर तो ये आपका कोटा झालावाड़ का, इधर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट इधर का जो दिखाई देगा हमें, ये जो पार्ट है, ये हमें क्या दिखाई देगा, शाहबाज की उच्च भूमि। शाहबाज की उच्च भूमि। शाहबाज की उच्च भूमि कहाँ पर है आपकी, 12 में। कहाँ पड़ती है, 12 में। और इसी 12 में ध्यान रखना, जो पूर्वी भाग है इसका, सबसे पूर्वी भाग है यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग में, यहाँ अर्ध या घोड़े के जो खुर होता है ना, घोड़े के खुर के आकार की पहाड़ी क्षेत्र है, आपको मिलता है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा सॉरी आपका 12 में जो शाहबाज की उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ पर इसके भी सबसे पूर्वी भाग में, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, गोखुर या घोड़े के खुर के समान आकार की, घोड़े के खुर के आकार की पहाड़ी हमें दिखाई देगी। ठीक है, और इसी पहाड़ी के बीच में, इसी के बीच में मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर, इसी के मध्यवर्ती जो भाग है यहाँ पर आपकी क्या है, रामसर क्रेटर स्थित है। इसी के मध्य में आप कहेंगे क्या है, रामसर क्रेटर। हाँ, रामसर क्रेटर है वो शामिल है। ठीक है, जिसे हम उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील कहते हैं। ठीक है, अब इधर का पार्ट ये होगी आपकी शाहबाज की उच्च भूमि। आप कहेंगे सर ये क्या होगी, शाहबाज की उच्च भूमि का जो क्षेत्र है हमारे को प्राप्त हो गई 12 में। और इधर जो झालावाड़ का जो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होगा इस इधर, और यही नीचे का जो पार्ट होगा यहाँ का, ये पार्ट पूरा का पूरा, इधर का जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ऐसे जो दिखाई देता है, ये सारा का सारा क्या है आपका, आप कहेंगे सर ये झालावाड़ का पठार है। ये क्या है आपका, झालावाड़ का पठार है। ये इधर का जो भाग है ये क्या कहलाएगा आपका, झालावाड़ का, झालावाड़ का पठार। और इसी में आप एक भूमि बना सकते हैं। आप कहेंगे सर इसी के मध्यवर्ती भाग में, इसी के मध्यवर्ती भाग में एक उच्च भूमि का जो क्षेत्र हमें प्राप्त होता है, उच्च भूमि का जो क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डग गंगधर की उच्च भूमि। इसी को आप क्या कहोगे, डग गंगधर की उच्च भूमि। ये सारा का सारा जो पार्ट आपको इधर दिखाई देगा आपका पठारी भाग का। ठीक है, बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने बनाया। ठीक है, जिसको ये समझ आ गया तो पठारी भाग मेरे को नहीं लगता वहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसी में ध्यान रखना, बूंदी की पहाड़ी जो आपकी है, इसमें तो क्या डायग्राम मेरा छोटा पड़ रहा है, तो इसी बूंदी की पहाड़ी में आपको दर्रे दिखाई देते हैं। इसी में क्या है, एक तो लाखेरी दर्रा क्या दिखाई देगा आपका, आप कहेंगे सर एक तो लाखेरी दर्रा है, लाखेरी दर्रा स्थित है यहाँ पर। यहीं पर आपका कौन सा, जैतावास का दर्रा है, यहीं पर एक दर्रा दिखाई देगा आपको, किसका, जैतावास का दर्रा या जैतावास दर्रा। ठीक है, और यहीं पर एक रामगढ़ दर्रा और है, ध्यान रखना, यहीं पर एक रामगढ़ दर्रा और आपको दिखाई देगा, रामगढ़ दर्रा। तो ध्यान रखना, इस पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जेतावास का दर्रा पूछा गया और लाखेरी, रामगढ़ दर्रा इतना नहीं पूछा गया है, ज्यादातर पूछा गया है जेतावास का। और जेतावास का नाम सुनते लोगों को जेतारण का युद्ध याद आता है, और सीधे किधर भग जाते हैं, भगे बाड़मेर साइड में, इधर जोधपुर वाले में है। ठीक है, तो वहीं पर ये ध्यान रखना, जैतारण का वो आपका युद्ध है वो अलग है। ठीक है, और ये जैतावास का दर्रा है, ध्यान रखना, ये किस श्रेणी पर है, वो बूंदी पहाड़ी है उसके ऊपर है। और उसी बूंदी पहाड़ी पर आप लाखेरी दर्रा है वो भी आपको दिखाई देगा, और रामगढ़ दर्रा है वो भी दिखाई देगा। ठीक है, जिसको समझ आ रहा है बना ले, जिसको नहीं आ रहा वो फोटो खींच ले, घर पे जाके आराम से वीडियो देखना वापस है। कलर है डायग्राम में 2-3 कलर यूज में ले लिया करो, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। प्रेम सिंह तो सर आप तो बहुत आगे निकल गए हो। तो प्रेम सिंह जो आगे तो निकल गए हैं, लेकिन वो पढ़ना तो अपने को ही पड़ेगा। आपने थोड़ा सा देरी की है तो उसका थोड़ा सा आपको बाकी बच्चों के बराबर आने के लिए थोड़ी सी उनसे ज़्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम मान रहे हैं थोड़ा आगे निकल गए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
है। विंध्यन श्रेणी अलग है, विंध्यन कगार तो उसको बोलते हैं। कगार का मतलब सबसे तीव्र ढाल वाला। तीव्र ढाल वाला क्या बोला जाता है कि कोई भी पर्वत होगा उसका लास्ट का जो हिस्सा होगा ये क्या है, तीव्र ढाल वाला। मतलब यहाँ पर तो विंध्यन है, इधर का जो ढाल है ये क्या है, कगार के रूप में। ये वाला भाग है ये किसके रूप में जाना जा रहा है, कगार के रूप में। हाँ हाँ हाँ। जल्दी से बनाइए। है। बेगू से तो हमने कहा ना, वो आपने महान भ्रंश देखा था, हमने कहा बेंगू चित्तौड़गढ़ से ये शुरू होता है और लास्ट धौलपुर तक जाता है। विशाल सर, डायग्राम से समझ में आता है, ठीक है संजय। गुड मॉर्निंग संजय गुजर। सरजीत, रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ध्यान रखना रामगढ़ करेक्ट है, इसी के पास में, ध्यान रखना। इसी को, इसी को क्या है, आपका रामसर की जगह आपका रामगढ़ कर लीजिए तो। ठीक है। जो ये अर्धचंद्राकार जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसी में आपका रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, रामगढ़ की जो पहाड़ी भाग है, ये कहाँ पर पड़ता है, बारां में। ध्यान रखना कहाँ पर है, बारां में। ठीक है। और यहीं पर ये आपके जो रामगढ़ की जो क्रेटर है आपका झील है, मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखवाना बाकी है इसको। हो गया पीछे सभी का। चलिए, किसी का बचा थोड़ी है, जल्दी लिखो थोड़ा सा। ठीक। उसी में आप लिख लो बूंदी की श्रेणी। बूंदी पहाड़ी पर, ऐसा लिख लो, या तो बूंदी पहाड़ी पर, पहाड़ी पर तीन दर्रे। वैसे तो चार दर्रे हैं, बूंदी दर्रा भी कहा जाता है वैसे मुख्य रूप से, वैसे चार दर्रे हैं, लिख लो जब। चार दर्रे स्थित हैं। पहला लाखेरी दर्रा, दूसरा रामगढ़ दर्रा, तीसरा जेतावास दर्रा, चौथा बूंदी दर्रा, बूंदी दर्रा। ठीक है। उसके बाद में आगे हेडिंग डालेंगे आप, शाहबाज की उच्च भूमि, शाहबाज की उच्च भूमि। उसमें लिखे विस्तार 12 में। इसके विस्तार की अगर बात करते हैं, तो विस्तार कहाँ पर, 12 में है, लिखना। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, जेतावास, जेतावास है। इसकी औसत ऊंचाई 350 मीटर। वहीं पे लिखे इसके पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, या रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं पहाड़ियों में रामगढ़ क्रेटर स्थित है, रामगढ़ क्रेटर स्थित है। लिख लो फिर मैं समझा दूंगा। उसी में लिखना इसके पूर्वी भाग में घोड़े के खुर, या घोड़े की खुर, या नाल भी कह देते हैं, खुर या नाल के आकार की पहाड़ियाँ स्थित हैं, पहाड़ियाँ स्थित हैं, या पहाड़ी स्थित है भी कह सकते हो। है। हाँ।
12 नहीं, बूंदी है वो। बूंदी आपका रामगढ़ का दर्रा है, उसके पास में एक पहाड़ी है, उसको रामगढ़ कहते हैं, लेकिन वास्तविक रामगढ़ की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर, रामगढ़ क्रेटर का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। रामगढ़ क्रेटर। हाँ, रामगढ़ की पहाड़ियों में। हम्म? रामगढ़ बड़ा है वो, रामगढ़ वेशधारी बड़ा, जो जो रामगढ़ जो दर्रा है वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो रामगढ़ वेशधारी उसके मध्य में। एकमात्र जो आपका जहाँ पर पहले बाघ विचरण करते थे, लेकिन बाघ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया था उस समय। वो करेंगे जब अपन वो करेंगे, जब अभियान वगैरह देखेंगे वहाँ पर। उसमें लिख लो, या तो कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको। बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी, भोड़ी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, अंतर्गत रामगढ़, या आपके रामगढ़ की पहाड़ियों पर, ऐसा करना, रामगढ़ की पहाड़ी पर ही रामगढ़ दर्रा, दर्रा स्थित है। और यहीं पर रामगढ़ वेशधारी अभ्यारण्य स्थित है। हो गया, हो गया सबका। उसी में रामगढ़ क्रेटर है, मैं लिखवा देता हूँ उसको, रामगढ़ क्रेटर का। बचा है किसी का? लिख लो, आराम से लिख लो। उसी में लिख लेना रामगढ़ क्रेटर, हेडिंग डालो रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर। पहले तो ध्यान रखना क्रेटर क्या होता है, ध्यान रखना। क्रेटर देखो दो स्थान पे आप देख रहे हैं। एक तो क्या होता है कि आप देखते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार आता है, जब भी किसी भी पर्वतीय क्षेत्रों में, तो एक कीप होती है उसकी, जहाँ से क्या है, नीचे से मैग्मा बाहर आता है। और इस कीप से जब मैग्मा बाहर आता है तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, यहाँ विस्फोट के साथ में निकलता है जब मैग्मा बाहर, तो यहाँ वाला जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, ऐसे कीप बन जाती है, ऊपर का भाग गायब हो जाता है और ये पहाड़ी क्षेत्र कैसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो बनती है, इसको भी, जो आपका जो वी आकार का जो ये शेप बनता है, इसको भी आप क्या कहते हैं, क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। ठीक है। और जब ये हिस्सा बड़ा हो जाता है, मतलब छोटे भाग को तो क्या क्रेटर कहते हैं, और जब ये एक बड़ा भाग ऐसे कीप नुमा आपको प्राप्त होता है, कीप नुमा जब ये बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो उसी को आप कालडेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालडेरा। किस नाम से जानते हैं, कालडेरा। वहीं पर एक क्रेटर कहा जाता है कि जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड है किसी पहाड़ी क्षेत्र पर, या उल्का पिंड के गिरने पर, उल्का पिंड के गिरने पर निर्मित झील या निर्मित गड्ढा, निर्मित गड्ढा क्या कहलाता है, क्रेटर। ठीक है। और इसमें वर्षा जल के जमाव, वर्षा जल के जमाव से निर्मित झील, निर्मित झील क्रेटर झील कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रेटर झील। ठीक है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जो उल्का पिंड है अपने भारत में, भारत में तो क्रेटर झील की अगर बात करते हैं, क्रेटर झील की अगर बात करते हैं, क्रेटर झील टोटल कितनी है आपकी, दो।
टोटल क्रेटर झील की अगर बात करते हैं तो कितनी है? दो। एक तो आपकी महाराष्ट्र में है, एक तो जो उल्कापिंड के द्वारा निर्मित मानी जाती है, एक तो कहाँ पर है आपकी महाराष्ट्र में, जो क्या है लानोर झील या लोनार झील भी कह देते हैं जिसको, झील, ठीक है। दूसरी जो आपकी है वो कौन सी है आपकी? रामगढ़। दूसरी कौन सी आपकी? रामगढ़, जो कहाँ पड़ती है आपके? मांगरोल, मांगरोल 12, 12 राजस्थान में, ठीक है। और आप कहेंगे जो आपकी जो रामगढ़ क्रेटर है, ठीक है, इसे 12वें 12वीं हेरिटेज साइट के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे करना, इसे 12वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइट के रूप में शामिल किया है, शामिल किया गया है, या शामिल किया गया, ठीक है। उसी को आप क्या कहते हैं? क्रेटर झील के नाम से आप जानते हैं। तो आपने यहाँ पर राजस्थान में जो आपका जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से रामगढ़ से पूछा जाता है। हम्म? ये 2024 में ही इसको, हाँ हाँ, लिखो जल्दी से इसको, एक बार नोट करो। हो गए, चलिए। उसी में आगे लिखे झालावाड़ का पठार, उसी में लिखे झालावाड़ का पठार, ठीक है। उसमें लिखे ढक्कन के पठार, ढक्कन के लावा पठार, बातें नहीं, दक्षिण में स्थित पठार है। उसी में आगे लिखे यह है मालवा पठार के अंतर्गत शामिल होता है,
मालवा पठार के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसी में लिखें, इसी पठार पर गंगधर की उच्च भूमि क्षेत्र शामिल है। उच्च भूमि क्षेत्र क्या है, शामिल है। ठीक है, उसी में लिखना, इसी उच्च भूमि प्रदेश के कारण कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा शाखा अच्छी वर्षा करती है, अच्छी वर्षा है वो करती है। हो गया। चलिए, अब ध्यान देना, कुछ पठारी भाग और हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार है आपका, ये क्या है, पूर्ण हुआ। उसमें जैसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जैसे बोराट का पठार कौन सा है आपका, या वहीं पे पूछ लिया भोमट का पठार कौन सा है, मेसा का पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार कौन सा है। इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के अन्य पठार, राजस्थान के अन्य पठार। उसमें सबसे पहले लिखना उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। एक तो इसको सरजीत कहना है, इसको एक बार भाई, सरजीत कहना क्या चाह रहा है, मतलब जब इतना ही आप में ज्ञान है, इतने ही आप होशियार बन रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्लास लेने की आवश्यकता क्या है आपको। कुछ विद्यार्थी होते हैं जिसमें अपने आप को क्या है, अलग ही साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं अपने भाई, अपनी पीड़ा से क्या है कि अब कईयों की हसरत ऐसी होती है कि भाई वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखता है कि अपना ईगो को बीच में लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है और ऐसे ही ईगो रहा तो जीवन भर यहीं पे रहेंगे। कोई आपको सरकारी नौकरी की बात छोड़िए, आपको कोई चपरासी की नौकरी नहीं मिले है। यहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं, एक पता है क्या, काफ़ी बार क्लास में क्या होता है कि बच्चों की फितरत क्या होती है कि भाई कहीं से कोई पढ़ लिया डाटा आपने, ठीक है, डाटा पढ़ लिया। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे पठारी भाग, इसमें आपने पढ़ लिया कि भाई एक क्रेटर झील का जिक्र आता है। ठीक है, और आपका पूरी क्लास में जिक्र ये चल रहा है कि यहाँ पर 100 फैक्ट हैं, इस 100 फैक्ट में आपको 90 फैक्ट हैं जो पेपर में आने के इंपॉर्टेंट हैं, तो वो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। और 1% एक फैक्ट है जिसका कोई दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं कि आ जाए। आपने कहीं किताब में पढ़ लिया कि ये चीज़ें यहाँ पढ़ी है मैंने, और उस आधे एक घंटे में आपका दिमाग इन बाकी फैक्ट्स पे नहीं है जो लिखा आपने, इस पे नहीं जा रहा है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपका दिमाग इस वो बड़ा फैक्ट लिखवाएगा नहीं लिखवाएगा, वो लिखवा दिया तो ये टीचर अच्छा है। उसमें सारी की सारी जो 99% जो आपको जो वास्तव में जरूरी था जो सीखना, आप वो नहीं सीख रहे हैं। आपका पूरा का पूरा दिमाग उस 2 घंटे की क्लास में उस एक फैक्ट पे जाके टिका हुआ कि वो वाली चीज़ लिखवाई नहीं लिखवाई। ऐसे ही कुछ ये सरजीत साहब हैं इधर हैं, अरे जो भाई काम की चीज़ें लिखवा रहे हैं, पढ़ो उसको समझो।
पूरा का पूरा दिमाग वो है ऐसी जगह ले जाके टिका रखा है उनको कि भाई ये वाली चीज़ आएगी नहीं आएगी इस मैटर में है। नहीं, वास्तविकता है ये, ठीक है, ये क्यों, हम भी आप ही बड़े दौर से निकले हैं तो हमारे भी दिमाग में कोई फैक्ट हमें याद है तो हम भी ये करते थे। पर ये है कि भाई हम वो किए वो ऐसा आप न करें, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है उसको सीखो। हाँ, कुछ रह गया है तो आप बोलो कि हाँ सर ये वाली चीज़ मैंने पढ़ी थी तो ये वाली चीज़ देख लेना आप, है। अब उसमें मतलब ईगो आके लाके खड़ा कर रखा है बीच में, ये करने का वो करने का, ठीक है। तो समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। उड़िया का पठार की अगर बात करें तो ध्यान रखना कहाँ पर है, स्थान विशेष की बात करें तो सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो कौन सा होगा आपका, उड़िया का पठार। कहाँ पर है, सिरोही में। अगर ऊंचाई पूछ ली जाए 1360 मीटर, 1360 मीटर। वहीं पर 2 नंबर पे लिखेंगे आबू का पठार, आबू का पठार, ठीक है। ये भी कहाँ पर है आपका, सिरोही में। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। इसकी भी ऊंचाई वैसे जनरली नहीं पूछते हैं, सबसे ऊंचे वाले की पूछते हैं। फिर भी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1200 मीटर, 1200 मीटर। इसके अलावा कुछ पठार और हैं, जैसे हमने एक लिखा था ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार की अगर बात करें तो आपको बताया था कि भैंसरोडगढ़, और ये कहाँ पड़ता है, भैंसरोडगढ़ आपका चित्तौड़ में से, बिजोलिया, और ये बिजोलिया कहाँ पड़ते हैं आपके, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तक विस्तारित है, ठीक है। वहीं पर अगले पठार में लिखना आप भौमट का पठार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ध्यान रखना, भौमट का पठार। ध्यान रखना भौमट का मतलब भील जो बाहुल्य क्षेत्र का जो पठारी भाग है उसी में, और ध्यान रखना उसमें भील बाहुल्य क्षेत्र में आपका एक बांसवाड़ा का पार्ट भी शामिल होता है। लेकिन भौमट के पठार की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ पर है, तो ध्यान रखना इसका विस्तार आपको 3 जिलों में देखने को मिलेगा, सिरोही, उदयपुर और आपका कौन सा, डूंगरपुर वाला पार्ट, ठीक है। अगर वहां पर ऑप्शन में अगर कहीं भी बांसवाड़ा लिखा हो का ऑप्शन में पूछ सकता है कि भाई जो भौमट का जो पठार है आपका, ठीक है, इसका जो विस्तार है वो किन जिलों के अंतर्गत है, तो वहां पर दे देगा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, एक क्रम ये दे देगा। तो वहां पर आपको पता है कि जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उसको कौन सा आपका बांसवाड़ा का पार्ट भी इसमें शामिल होता है, भील बाहुल्य में, ठीक है। लेकिन भौमट के पठार की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पर है, सिरोही में, उदयपुर में एवं उदयपुर एवं डूंगरपुर। ब्रैकेट में लिखना भील बाहुल्य, भील बाहुल्य क्षेत्र, भील बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर, जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, आबू का पठार, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार आप लिख लीजिए, मैं कल क्रॉस चेक करके बताऊँ। भोराट के पठार की ज्यादा है, 1225। इसी में आप या तो दूसरे की जगह पे तीसरा कर लीजिए इसको। भोराट के पठार की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से, गोगुंदा से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है आपका, उदयपुर के जो गोगुंदा तक आएगा, कहाँ से, कुंभलगढ़ से शुरू होगा राजसमंद से, और कहाँ तक आएगा आपके गोगुंदा, उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहां तक फैला हुआ है। एक बार इतना लिख लीजिए, उसको भी लिख लेते हैं, तो 5 नंबर में लिख लीजिए उसको, भोराट का पठार।
उसमें लिखना इसका विस्तार, विस्तार कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ये कहाँ पड़ता है आपका राजसमंद में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, और गोगुंदा कहाँ पड़ता है उत्तर पश्चिमी उदयपुर का भाग, उदयपुर तक विस्तारित है, तक विस्तारित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई क्या देखने को मिलेगी आपको, इसकी ऊंचाई आपकी 1225 मीटर। और इसको आप दूसरा कर लेना, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा, भोराट का पठार। ध्यान रखना भोराट पे काफी बार जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली वो पूछा जाता है इसके विस्तार को लेकर, ठीक है, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है। जैसे ज्यादातर आपका जो ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल का पठार का भी क्या है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊपरमाल के पठार का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ है। तो जैसे भैंसरोडगढ़ से आपका बिजोलिया है, वैसे ही जो भोराट का पठार है उस पर जो क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो कौन सा है आपका, कि इसका विस्तार। या ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जो भोराट का जो पठार है इनका जो विस्तार है किन दो जिलों के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखना जिसको ये पता है कि भाई कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र कहाँ पर है आपका, राजसमंद में, और जो गोगुंदा वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर आपका, उदयपुर में। वैसे ही अगर पूछ लिया जाए कि आपका ऊपरमाल का जो पठार है इसका विस्तार किन जिलों में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ और आपका कौन सा, भीलवाड़ा का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर भौमट के पठार का विस्तार पूछे तो जिलों के आधार पर तो आप कहेंगे सिरोही है, उदयपुर है और आपका क्या है, डूंगरपुर, ठीक है। बांसवाड़ा इसमें शामिल नहीं होगा। उसी में एक लसाड़िया के पठार है और एक मेसा का पठार है, उसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी लिख लीजिए। इतना हो गया लिखने का। हाँ भील भावले क्षेत्र जो, कल खत्म करना था ये पठार, लेकिन आज भी पूरी क्लास निकल गई। हो गया पीछे। उसी में आगे लिख लेना मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसी पठार पर, इसी पठार पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसे ही आप चित्रकूट दुर्ग भी आप कह देते हैं, ठीक है। वहीं पर आगे लिखेंगे लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार, ठीक है। मांडलगढ़ इसका देखना पड़ेगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में लसाड़िया का पठार है, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में एक लिखेंगे अंतः पर्वतीय, अंतः पर्वतीय पठार। ये क्वेश्चन आपका जनरली है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की संभावना हो सकती है कि भाई अंतः पर्वतीय पठार है राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ अंतः पर्वतीय पठार की अगर बात करते हैं तो अंतः पर्वतीय मतलब दो पर्वतों के मध्य जो पठारी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अंतः पर्वतीय पठार। उसमें लिखना दो पर्वतीय, दो पर्वतों के मध्य के मध्य स्थित पठारी भाग कहलाता है। भीलवाड़ा, सलूम्बर, जैसा सॉरी ठीक, उसी में लिखना सलूम्बर झील के पूर्व में स्थित है ये, सलूम्बर झील के पूर्व में स्थित, हाँ पठारी भाग में, एक मिनट, जयसमंद झील के पूर्व में पठारी भाग जो वर्तमान में, जो वर्तमान में, वर्तमान में सलूम्बर में स्थित है, ठीक है। उसी में लिखना इस प्रकार का पठार, इस प्रकार के पठार राजस्थान में, राजस्थान में अजमेर एवं ब्यावर, अजमेर एवं ब्यावर के मध्यवर्ती भागों में, भागों में
पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक और लिख लेना इसमें, पीडमांट का पठार। आगे लिखना पीडमांट का पठार। इसमें लिखना पर्वत अरावली के, अरावली के पूर्वी किनारे, पूर्वी किनारे पर स्थित पठारी भाग है, तथा इसी के किनारे, तथा इसी के पास, पास देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद में पीडमांट के का मैदान, पीडमांट का मैदान स्थित है। पीडमांट का जो मैदान है वो स्थित है। अगर भाकर पूछे तो भाकर किसे कहेंगे? जैसे भाकर का जिक्र आता है, एक मगरा का जिक्र आता है, गिरवा का जिक्र आता है, जैसे प्रतापगढ़, क्या भाकर? नहीं, प्रतापगढ़ में तो नहीं होगा। मेवल वो अलग है, प्रतापगढ़ में मेवल भी नहीं आएगा। जैसे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवल स्थित है, या तो मेवल पे काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक आपका भाकर है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक मगरा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक गिरवा है, गिरवा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उनको भी आप लिख लीजिए यहीं पे साथ में, ठीक है। ध्यान रखना, तस्तरी नुमा काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो तस्तरी नुमा, जो उदयपुर का जो पार्ट है, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पर्वत के जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी नुमा जो आकृतियां हैं, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे गिरवा के नाम से जाना जाता है, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा, या फिर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई गिरवा की पहाड़ियां हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, किस जिले में स्थित है, ये पूछ लिया जाएगा। वहीं पर अगर मगरा की अगर बात करते हैं तो मगरा भी कहाँ पर है? जरगा और जो रागा पर्वत है, इसके बीच का जो पर्वतीय जो भाग है, जिसको आप क्या है कि मगरा के नाम से आप जनरली जानते हैं, ये भी कहाँ पर पड़ेगा? आपका उदयपुर में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेवल, तो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? मेवल। भाकर की अगर बात करते हैं तो भाकर मुख्य रूप से कहाँ पर? सिरोही में। कुछ भाग उसका यहाँ पे लगता है आपका जालोर की सीमा पर स्थित है, तो इसलिए जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर वगैरह जो नाम सुनते हैं, ठीक है। और भाकर का है तीवर ढाल वाली जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे भाकर के नाम से जानते हैं। हाँ, भाकर का जालोर के पास में आपको सिरोही, सिरोही और जालोर की जो सीमा है वहां पर देखने को मिले है। बना देंगे, बना देंगे, पर लिखने का काम पूरा कीजिए। हो गया सबका? लिखो लिखो एक बार। हाँ, भाकर जालोर में, इसराना भाकर और ये सारे के सारे है ना। जीतो कुमार, मेरा गांव रामगढ़ है, रामगढ़। हाँ, जो स्थान विशेष का आपको जानकारी होगी फिर वहाँ के। हो गया। उसी में आप लिख लीजिए गिरवा, हेडिंग डालिए गिरवा, ठीक है। उसमें लिखना उदयपुर के, उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को, पहाड़ी क्षेत्रों को गिरवा के नाम से जाना जाता है, ऐसे कर लेना, गिरवा नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं पर अगला लिखेंगे भाकर, उसमें लिखना तिवर ढाल वाली, तिवर ढाल वाली, तिवर ढाल वाली पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र भाकर कहलाता है, भाकर कहलाता है। उसमें लिखना राजस्थान में इसका विस्तार, राजस्थान में इसका विस्तार, इसका विस्तार सिरोही एवं जालोर सीमा के सहारे, सीमा के सहारे हैं, ठीक है। वहीं पर आगे लिखे मेवल, उसमें लिखना डूंगरपुर एवं
बांसवाड़ा के मध्य, पहाड़ी भाग, पहाड़ी भाग है। ठीक है। हाँ, उसी में मगरा लिख लेना। मगरा उदयपुर जिले में स्थित जरगा एवं, जरगा एवं, या एक बार इतना ही लिखे, स्थित भूभाग कहलाता है। कोई उदयपुर के होंगे वहाँ के जो कोई निवासी, तो वहाँ पे एक काफी जगह का नाम भी मगरा के नाम से ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे गुलाब है, चित्तौड़ में बोलते हैं मगरा, क्या है कि भाई जैसे गुलाब मगरा ऐसे नाम है, जो आपको स्थानीय नाम है वो मगरा के नाम से आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ मगरा बोलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपका जो भौतिक प्रदेश वाला जो पार्ट है वो अपना समाप्त करते हैं। मैप में चलो बना देंगे। इसको बना लिख लो, फिर एक मैप बना देता हूँ मैं सारे का। हो गया। तस्त्री नुमा, हाँ, तस्त्री नुमा क्या है कि भाई जो उदयपुर में जो पर्वतीय भाग है वो क्या है, तस्त्री नुमा कहलाए, कि मतलब उसी को क्या कहते हैं, गिरवा के नाम से। हो गया। अरे मगरा पहाड़ को ही बोला जाता है, मगरी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी को बोला जाता है स्थानीय भाषा में। वहाँ पे जब आप जाओगे तो दक्षिण में, तो वहाँ पर जैसे आपका चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, भीलवाड़ा का, राजसमंद का, और जो उदयपुर का जो पार्ट है, वहाँ पे पहाड़ी जो क्षेत्र है उन्हीं को मगरा कहते हैं। हाँ, और वैसे मुख्य रूप से अगर भी देखेंगे मगरा, तो ये भी उत्तर पश्चिम का जो भाग है उदयपुर का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक उसमें एक नाम और लिख लीजिए आप, या तो रा, राजहरो है ना, उसके भी राजहरो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजहरो, तो उसी में लिखना उदयपुर में, उदयपुर में जरगा पर्वत एवं रागा पर्वत के मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है। राजहरो की अगर बात करते हैं तो राजहरो क्या है आपका, मगरा बोल देते हैं, कहीं पर मगरी भी बोल देते हैं। बकरी नहीं है, बकरी, मगरी। हाँ, जैसे कहीं डूंगर बोल देते हो आप स्थानीय भाषा में। ठीक है। अब पूर्वी राजस्थान में इधर आप जाएंगे तो उधर डूंगर ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, और दक्षिणी राजस्थान में जब जाएंगे तो वहाँ पे मगरा वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है। और पहाड़ी और पर्वत है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप अब ज़्यादातर जो हमने यहाँ पर जो नाम लिखा, पर्वत नहीं लिखा हमने, सभी को क्या लिखा, पहाड़ी क्षेत्र लिखा। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर से कम ऊंचाई के जितना भी शिखर नुमा जो भूभाग होता है वो सारा क्या कहलाता है, पहाड़ी। ठीक है। और 1000 मीटर से जो ऊंचे ऊंचाई का, जो अधिक ऊंचाई का जो भाग होता है शिखर नुमा, उसे क्या कहते हैं आप, पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, एक बार डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, साथ साथ करेंगे, थोड़ा समय बचे। साथ साथ लिखते रहे। 1360 मीटर उड़िया, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 1200 मीटर आबू पठार। और यहाँ पर ये क्षेत्र विशेष आपका किसका है, सिरोही का। किसका है, सिरोही का। यहाँ पर आप एक नंबर डाल लेना फर्स्ट,
यहाँ पर आप 3 नंबर डाल देना। ठीक है, सिरोही के इधर का जो भाग है आपका ऊपर का भाग है। ठीक है, इधर का भूभाग है, आप कहेंगे ये क्या है आपका, उदयपुर का भाग है। ये ऊपर से मैं प्लेन इसलिए बना रहा हूँ कि जो पठारी भाग है वो ज़्यादातर आपका क्या होता है, जैसे 500, वैसे कहते हैं कि भाई 200 मीटर की हाइट तक का जो समतल भूमि का क्षेत्र होता है उसे मैदान कहा जाता है। 600 से लेकर 900 मीटर का जो आपका जो ऊंचाई वाला जो ऊपर से जो प्लेन होता है, टेबल नुमा होता है, जिसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और उससे शिखर आ जाता है, तो पहाड़ी अगर 1000 मीटर से ऊपर शिखर आ जाता है तो क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका उदयपुर का पार्ट आप लिख लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका उदयपुर। और उदयपुर में जो ये पठारी भाग है, इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भोराट का पठार। कौन सा हो जाएगा, भोराट का पठार, 1225 मीटर। और इसके ऊपर आप लिख लेना सेकंड। ठीक है, वहीं पर आप इधर लिखना है आपका डूंगरपुर, इधर का जो भाग है ये आपका क्या होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक पठारी भाग है, हमने कहा सिरोही, और इधर डूंगरपुर करना है एक बार आप, डूंगरपुर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक पठारी भाग, जैसे हम इसी को क्रॉस कर देते हैं ऐसे, और ये जो भूभाग होगा आपका, ये भूभाग क्या कहलाएगा आपका, भौमट। इसको आप क्या कह दोगे, भौमट का पठार। और भौमट के पठार का विस्तार देखो इधर किधर है, एक तरफ आप देखेंगे बातें नहीं बस। इधर क्या है आपका उदयपुर के साथ में, हमने कहा उदयपुर में, इधर आपका कहाँ पर डूंगरपुर में, और इधर आपका किसमें, सिरोही में। मैंने कहा 3 जिलों में जो आपका विस्तारित जो भाग है, जो जहाँ पर भील भावलीय क्षेत्र है, वो कौन सा होगा आपका, भौमट का पठार होगा। ठीक है, वहीं पर ध्यान रखना, उदयपुर का जो आपका ऊपर का भाग है, इधर का उत्तर पश्चिम दिशा का जो भाग होगा, उदयपुर का उत्तर पश्चिम दिशा का जो भाग होगा, यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा का जो ये भूभाग होगा उदयपुर का, ये क्या कहलाएगा, मगरा के नाम से, इस नाम से जाना जाएगा, मगरा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, आपके उदयपुर के जो ऊपर का जो भाग है वो किसका पड़ता है, राजसमंद का। ठीक है, और इसको इधर ऐसे मत कीजिए, या तो भोराट का पठार है ऊपर की तरफ, एक बार आप राजसमंद कीजिए, क्योंकि भोराट का पठार का जो विस्तार है वो कहाँ से आ रहा है आपका, ऊपर की तरफ। आप क्या कीजिए, राजसमंद, राजसमंद। और क्योंकि भोराट का जो पठार है, इसका जो विस्तार है आपको कहाँ से कहाँ है, जो भोराट का जो पठार है इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ऊपर का जो भूभाग है आपका वो कहाँ पर है आपका, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, और नीचे का जो भाग है ये कहाँ तक आएगा आपका, कोगुंदा तक। कहाँ तक आएगा, कोगुंदा तक। ठीक है, इधर आप एक पर्वतीय क्षेत्र आप बना लीजिए, यहाँ पर जरगा पर्वत, ये भी कहाँ पड़ेगा आपका, उदयपुर के अंतर्गत इधर ही, जरगा पर्वत। और नीचे की तरफ एक पहाड़ी क्षेत्र और बना लीजिए, इसको कह दीजिए रागा, रागा पर्वत। और ये इन दोनों के बीच का जो भूभाग है वो क्या है, देशहरों के नाम से। इन दोनों के बीच का जो भूभाग वो क्या कहलाएगा आपका, देशहरों, क्या कहलाएगा, देशहरों। इधर ध्यान रखना डूंगरपुर है, और इधर आप क्या करेंगे, बांसवाड़ा। इधर क्या करेंगे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इन दोनों के बीच का जो भूभाग है वो क्या नाम से जाना गया है, इन दोनों के जो बीच का जो भूभाग है ये किस नाम से जाना गया है, मेवल के नाम से। कहने का अर्थ है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्यवर्ती जो भाग है वो किस नाम से जाना जाएगा, मेवल के नाम से जाना जाएगा। हाँ, देशहरों लिखा दिया। देशहरों का मतलब क्या होता है कि आपका जरगा पर्वत और रागा पर्वत के मध्य का जो भूभाग है उसे कहा जाएगा। मगरा है वो कहाँ पे, उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी का जो भाग है आपका वो मगरा है। और तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ, तस्तरी कैसी होती है आपकी, इस नुमा की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ऐसे मतलब ऐसे भी पहाड़ी आ रही है और ऐसे भी पहाड़ी आ रही है, तो ऐसे तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती है ना,
तस्तरी नुमा पहाड़ी, इसी को क्या कहा जाता है, गिरवा के नाम से। और ये तस्तरी नुमा पहाड़ी कहाँ पर आपकी, उदयपुर। उदयपुर में ये ऐसी तस्तरी नुमा ऊपर से जो थोड़ा सा हल्का कर्व लिए होंगी, इसी पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गिरवा के नाम से जाना जाता है। मैं कब से बोला, मैंने जब शुरू किया मैंने कहा साथ साथ बना लो, साथ साथ बना लेना, समय बचेगा। मतलब कहाँ था दिमाग इतनी देर, मतलब कई तो ऐसे इंतजार कर रहे थे, हाँ सर बोले हाँ अब बनाना, सर बैठ जाए बिना बोले कि हाँ बनाना है, तब तक बैठे रहेंगे यहाँ से। और जब बोल देंगे हाँ अब बनाना है, तो अच्छा बनाना था। हो गया, राकेश लिख लिया, ठीक है। पिंकू वर्मा, मगरा, हाँ मगरा है जो आपका उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग का जो भाग है, पर्वतीय भाग, उसे मगरा कहेंगे। हो गया, चले। अब हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र। नहीं नहीं, अलग नया चैप्टर है, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए पहले। दो पेज है या 3 पेज है वो छोड़ेंगे खाली, ठीक है। 2 पेज या 3 पेज खाली छोड़ेंगे, उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे किसकी, अफवाह तंत्र। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना कि बहुत सारी किताबें हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोई किताब कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े, ठीक है। क्लास नोट्स कभी भी बुक का जो फॉर्मेट है वो धारण नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बुक में जितने डाटे हैं वो क्लास में नहीं लिखाए जा सकते। अगर बुक है, अगर 500 पेज की है, और अगर उन्हीं 500 पेज को अगर आपको क्लास में लिखाया जाए तो 1500 पेज होंगे, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। या फिर मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि भाई जो भी आपको जहाँ पर क्लास में लिखवाया गया है, तो आप पुराने पेपर जब उठाएंगे, पुराने पेपर को प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि ये क्लास में हमें नहीं लिखवाया था, बाई चांस, ठीक है। तो खाली खाली पेज छोड़ने का मतलब ये है कि कल को अगर कोई भी आपको डाटा, कोई आप 3 से 4 बार या 5 बार क्लास नोट से रिवीजन कर लिया और आपको लग रहा है कोई किताब पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है, और वो किताब के दौरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पेपर देने के बाद में दोबारा कोई तैयारी नहीं करनी आपको, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई सभी का तकदीर एक साथ दे दे। जैसे आपने 2 नाम सुने हैं, एक क्या होते हैं, एक तो भाग्य बोलते हैं और एक किस्मत, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक नसीब और एक आपका क्या होता है, भाग्य। और नसीब शब्द हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, जो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं उन लोगों के साथ में नसीब जुड़ेगा। और भाग्य शब्द किसके साथ जुड़ेगा, जो सफल हो जाते हैं। बोले इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, बड़ी जल्दी नौकरी। और नसीब, बोला हर किसी के नसीब में नहीं होती यार, कोई नहीं अपने नसीब में नहीं है। नसीब हमेशा क्या है, जो हारा हुआ इंसान है वो किस शब्द को काम में लेता है, नसीब शब्द को। कभी ये सुना है कि यार तेरा भाग्य ऐसा था, तेरे को नहीं मिला है? नसीब ज़्यादा काम है, भाग्य है पॉजिटिव सेंस में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, क्लास में किसी का भाग्य चमकेगा तो किसी का नसीब, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि ये दौर है, ये संघर्ष का दौर रहेगा, ठीक। और इसमें हो सकता है सफलता मिले, असफलता भी आए। हाँ निश्चित रूप से सफलता तभी मिलेगी जब आप रेगुलर लगे रहेंगे, ठीक है। और उसी में यह है कि दोबारा जब आप कोई तैयारी करें, कोई पेपर आए, तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से ज्योग्राफी पढ़ने के लिए तो कहीं क्लास में बैठे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसमें स्पेस ऐसा रखें कि कल को आप कोई भी
बुक पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नोट्स में ये चीज़ अपडेट करनी चाहिए, तो वहाँ पर क्या है थोड़ा सा आप लिख सके। तो 2 पेज है, आप छोड़ दीजिए, उसके आगे एक हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, ध्यान रखना अफवाह तंत्र से पहले कुछ शब्दावली है वो आपको जानना आवश्यक है। एक तो होता है अफवाह, एक होगा आपका अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, एक होगा आपका अफवाह बेसिन, अफवाह बेसिन, एक आप नाम सुनते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, कहने का अर्थ है कि भाई अफवाह की अगर बात करते हैं तो किसी वाहिका का किसी वाहिका का एक निश्चित पथ में, एक निश्चित पथ में बहना क्या कहलाता है? अफवाह कहलाते हैं। जैसे आप कहेंगे चंबल का अफवाह, तो चंबल का अफवाह का मतलब चंबल नदी जहां जहां से होकर गुजर रही है, जितने क्षेत्र से होकर गुजर रही है, वो क्या कहलाएगा? चंबल का अफवाह। ध्यान रखना इनके पथ निश्चित होते हैं, ध्यान रखना जिसका पथ परिवर्तनशील होता है उसको नाले वगैरह में आप कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अफवाह का अर्थ है कि भाई वो क्या है कि पथ उसका क्या है, ऐसा है कि भाई कभी कभी मार्ग बदले, लेकिन ज्यादातर तो उसका जो पथ होगा, जैसे चंबल नदी पहले भी बह रही थी उसी पथ पे बह रही है, ऐसा थोड़ी है कि इस महीने इस साल तो इधर से बह रही अगले साल उधर से निकल गई। ठीक है, जैसे ही जितनी भी बड़ी नदियां हैं उनका देखेंगे तो पथ क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? अफवाह। अफवाह तंत्र है जब किसी अफवाह में या कहें नदी में, मुख्य नदी भी कह सकते हो ब्रैकेट में, मुख्य नदी में अन्य छोटी नदियां, अन्य छोटी नदियां या वाहिका कह दीजिए, अन्य छोटी वाहिका वाहिकाएं शामिल होती हैं, तो यह तंत्र का रूप धारण करते हैं, तंत्र का रूप धारण करती हैं। ठीक है, अफवाह बेसिन का वह क्षेत्र शामिल होता जिसमें मुख्य नदी की सहायक नदियों की भी उपसहायक नदियां की भी उपसहायक नदियां शामिल हो जाती। वह क्षेत्र जिसे मुख्य नदी जल ग्रहण करती है जल ग्रहण करती है। कहने का मतलब वह क्षेत्र, जितने बड़े क्षेत्र से जो मुख्य नदी है वो क्या है, जल प्राप्त करती है, वो क्या कहलाएगा? जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। एक बार इसको लिखो, फिर मैं डायग्राम में थोड़ा बता देता हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किस नदी का जल, या फिर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की 4 सर्वोच्च जल ग्रहण वाली नदियों का क्रम बताइए। बनास, लूणी, राजस्थान की बात हो रही है, उसके बाद में फिर आपकी क्या हो जाएगी? चंबल, और फिर उसके बाद में माही। ठीक है, और जल भराव क्षमता या जल आवक क्षमता में सबसे बड़ी कौन सी है? चंबल या माही? माही का लिखाते हैं, चली जाती, लेकिन भाव कितना पानी किस नदी में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और बारामासी नदी पूछे तो ध्यान रखना, वैसे तो राजस्थान की 2 नदियां बारामासी में शामिल करते हैं हम, एक तो चंबल को, एक माही को। ठीक है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन हो तो किसको करेंगे आप? चंबल को करेंगे, क्योंकि माही नदी भी एक बार समय ऐसा दौर आया था
जिसमें किसी कुछ 2 दिनों के लिए माही नदी का पानी है राजस्थान में नहीं पहुंच पाया था। हाँ, तो इसलिए क्या है कि बारहमासी नदी में जो मुख्य रूप से हम की जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, चंबल की। हो गया। बचा है किसी का? क्या हो गया? अब तो हो गया होगा। ध्यान देना, अपवा की बात करते हैं तो आप एक सीधा सा डायग्राम, ठीक है। अपवा तंत्र की अगर बात करते हैं, तंत्र की अगर बात करते हैं तो आप एक डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। ये क्या है, मुख्य नदी, और ये क्या है, सहायक नदी, ठीक है। अपवा बेसिन की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा आपका, अपवा बेसिन, ठीक है। और जल ग्रहण क्षेत्र, ध्यान रखना, जल ग्रहण क्षेत्र और अपवा बेसिन दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के, ध्यान रखना। और जितने क्षेत्र से ये पानी प्राप्त करेगी ना, जितने क्षेत्र से जितना वर्षा का पानी है या अन्य किसी स्रोत का पानी है वो प्राप्त करेगी, वो क्या कहलाता है, अपवा बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र। कहने का मतलब वर्षा का पानी अपनी ढाल प्रवणता का अनुसरण करेगा। हो सकता है यहाँ पर वर्षा हो रही है इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर इस नदी में काफी बार आपने देखा होगा आपके गांव घर में या ऐसी कोई नदियां जो सूखी रहती हैं, और अचानक से आपको पता है कि वहां पर पहले आप ज्यादा सुनते थे कि जेसीबी है वो बजरी निकाल दी, और पता लगा कि आपने सुना होगा कि भाई नदी आई अचानक से जेसीबी बह गई। सुना है नहीं सुना? अब आप कहेंगे यहाँ तो, फिर आपको ये भी सुना होगा कि भाई यहाँ तो क्या है, बारिश ही नहीं हुई, यहाँ पर तो धूप गिरी है, तो बाढ़ कहाँ से आ गई। तो कहने का अर्थ है कि भाई जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर धूप गिर रही है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कोई वर्षा नहीं है, लेकिन इस वाले भाग में यहाँ पर वर्षा है, तो यहाँ का पानी तो इस नदी में आएगा। तो यहाँ पर तो नदी सूखी पड़ी और पता लगा अचानक से इधर से पानी आया और क्या है, बाढ़ के रूप में नदी के जो भाव क्षेत्र में जितना भी कोई भी था, जो भी सबको बहा ले गए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। जहाँ पर भी जितने भी क्षेत्र से उस नदी में पानी आता है वो सारा क्या कहलाएगा, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। उसी में नोट डाल के आप लिख लीजिए, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां, माही, माही नदी। या तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान की सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है, तो बनास। अगर क्रम पूछ लिया जाए कि भाई क्रम बताइए, पहले नंबर पे कौन सी बनास, दूसरे पे कौन सी लूणी, तीसरे पे आपकी चंबल, और चौथे पे कौन सी होगी, माही होगी। कौन सी नदी? जयपुर में तो बाणगंगा वाली है, वो निकलती है यहाँ से। और कौन सी की बात कर रहे हैं? दृश्यवती, वो नाला है, वो अमीन शाही नाले की बात करेंगे, उसको नाला बोला जाता है, करेंगे उसकी उसकी। हाँ तो बाढ़ आ रही है तो ये तो अलग है, उसका नाम नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, स्किप हो रहा है एक बार इसका। देखो, ये वास, वास्तव में तो क्या है, ये नाला है, पर नाला क्या है कि वर्षा का पानी है। अभी इसमें कईयों को तो ये लगता है सिटी का जो सीवरेज का पानी है वो आके इकट्ठा हो रखा है इसमें। ऐसा नहीं है, कि पहले क्या है कि आपकी जो, पहले क्या है, ये पहला प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नाला था ये, ठीक है। और अभी बाद में आपने क्या कर दिया, इसी में क्या है, सिटी विटी आप लेके आए, तो यहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम करके बाद में आपको पता होगा, अभी तो आप आए हो तो यहाँ पर आपको नाला बना हुआ नजर आ रहा है। जब हम यहाँ पे थे उस दौर में, तो यहाँ पर ये पक्का नाला नहीं हुआ करता था। आज तो फिर भी ये बड़ा साफ आपको दिखाई देता होगा, उस समय ये साफ नहीं हुआ करता था, ठीक है। उस समय इसकी हालत देख लो, उसके पास से गुजर जाए तो आदमी, 10 मिनट है। हाँ, ये नाला, ये आज तो बड़ा अच्छा लगता होगा आपको, ठीक है। आज बड़ा साफ है, ध्यान रखना। 2000 अगर बात करें आप, 13-14 की बात करें, 13-14 के 15 के आसपास की, 15 के आसपास की बात करते हैं, तो उस समय तो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसमें यहाँ से सुबह सुबह गुजरना होता था ना, रोड से जैसे भी गुजरते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता था पता नहीं 10 मिनट तक सांस नहीं आती थी आगे। अब तो शुक्र मनाओ, अब तो क्या है कि इसमें पार्क बना रखा है, मानसरोवर में जाते सिपरापत में, तो इस नाले के सारे पार्क बना रखा है, लोग वहाँ पे जाते हैं, खड़े होकर फोटो शूट करते हैं, हैं? हाँ, वो उधर वो है, वो अलग है, वो उसकी जल महल की बात नहीं कर रहे हैं, इधर इस नाले की बात कर रहे हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ।
उसी में लिखना, नोट डाल के लिखना, भारत के कुल सतही जल का कुल सतही जल का 1.16% भाग राजस्थान में है। कहने का अर्थ है कुल सतही जल अगर 100% है, भारत का अगर 100% मानते हैं, तो इस 100% का 1.16% भाग यहाँ पर है, आपके राजस्थान के पास में है। ठीक है, कहने का अर्थ है बहुत ही कम भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य। और जल की दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल 100% का केवल और केवल कितना भाग है। अगर हमने कहा कि जो राजस्थान की क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है, नहीं है। क्षेत्रफल में तो राजस्थान कितना भाग लगता है, 10.41%। वहीं पर जल की अगर बात करते हैं तो जल का केवल केवल कितना है आपका, 1.16% भाग है, वो रखता है। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी लिख लेना कि भाई राजस्थान की बारामासी नदी, पहले आपको चंबल लिखना है, उसके बाद में माही लिखना है। ठीक है, और उसमें भी अगर दोनों ऑप्शन में हो तो माही को हमें मानना है, एकमात्र माही, सॉरी माही क्या, चंबल, सॉरी चंबल। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, चंबल को देनी है। ठीक है, चंबल नदी है उसको देनी है। और आपको पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी, प्रमुख नदी पश्चिमी राजस्थान की, लूणी नदी। ठीक है, जो ध्यान रखना, लूणी नदी है ये भी वैसे मौसमी नदी है, लेकिन ध्यान रखना वैसे भी क्या है, इसका पानी है ज्यादातर समय आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर घग्गर नदी है वो भी पश्चिमी राजस्थान की है, लेकिन घग्गर नदी केवल केवल बारिश के मौसम में क्या है आपको दिखाई देती है, वरना सूख जाती है। तो उसी में नोट डाल के आप लिख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी। ठीक है, उसी में कहेंगे घग्गर नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी है केवल वर्षा काल है, उसी में क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, अपवाह की दृष्टि से आप कहेंगे कि 3 भागों में, सॉरी 24% जो नदियां हैं, नदियों का पानी है वो किधर जाता है, बंगाल की खाड़ी में। 16% आपका किधर जाएगा, गिर गई। ठीक है, और